नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं बहुलक के बारे में। हमारा जो टॉपिक तो वही चल रहा है, कार्बन के अपर रूप, उसका हम विस्तृत रूप में उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे बहुलक की। बहुलक यानी पॉलीमर्स। बहुलक किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है कि बहुत ही छोटे छोटे अणु जो होते हैं ना, वो बड़ी संख्या में अणु आपस में मिलकर के एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, तो वह बहुलक कहलाता है। और इस अभिक्रिया को, इस पूरी प्रक्रिया को हम बहुलीकरण कहते हैं। तो यानी सीधा सा मतलब ये हो गया कि छोटे छोटे जो अणु होंगे वो बहुत बड़ी मात्रा में आपस में जुड़ेंगे, जुड़ करके एक बड़ी इकाई का निर्माण करेंगे, या फिर हम कहते हैं कि छोटी छोटी इकाइयां जो है वो आपस में जुड़ करके एक बहुत बड़ी इकाई का निर्माण करते, तो वो बहुलक कहलाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम बहुलीकरण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बहुलक होते हैं ना, उसको हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। हमारे पास जो बहुलक होते हैं उनको हम क्या करते हैं, 3 श्रेणियों में बांटते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक बहुलक, दूसरा होता है संश्लेषित बहुलक, तीसरा होता है अर्ध संश्लेषित बहुलक। यानी नेचुरल बोलते हैं प्राकृतिक को, तो ठीक है, और जो संश्लेषित है उसको बोलते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक बहुलक होता है। और जो तीसरा अर्ध संश्लेषित है उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। ये 3 प्रकार के हमारे पास बहुलक होते हैं। तो इन तीनों बहुलक में से हम चर्चा करेंगे कि पहला जो है वो है प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक का मतलब नेचुरल, यानी प्रकृति प्रदत्त जो बहुलक होता है वो प्राकृतिक बहुलक होता है। तो प्रकृति प्रदत्त का मतलब क्या हो गया, जैसे जंतुओं से प्राप्त होता है या हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, तो वह जो बहुलक होता है वह प्राकृतिक कहलाता है। यानी जो पेड़ पौधों से प्राप्त हो जाए या जंतुओं से हमें प्राप्त हो, ऐसा बहुलक प्राकृतिक बहुलक की श्रेणी में आता है। और प्राकृतिक बहुलक की जो उदाहरण हैं, ये जैसे प्रोटीन है, सेल्यूलोस है, स्टार्च है, रबड़ है इत्यादि, इनको हमें याद रखना पड़ेगा। कई बार जो है ना, क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है वो पूछ लिया जाए कि इन चारों में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है ना। तो इसीलिए आप जो बोर्ड के ऊपर जो चीजें आप लिखी हुई देख रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके समक्ष नोट्स के रूप में प्रदर्शित की गई है। तो इसीलिए इन चीजों को आप पढ़ते वक्त आप बोर्ड पर भी ध्यान से देखें कि क्या लिखा गया है ना। तो इसीलिए जो प्राकृतिक बहुलक है उसके उदाहरण जैसे प्रोटीन है, सेल्यूलोस है, स्टार्च है, रबड़ है इत्यादि होते हैं। इनमें से जो प्राकृतिक जो बहुलक है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो है रबड़। आप रबड़ बोल दें चाहे उसको आप रबर बोल दें, एक ही बात है। तो अब हम बात करेंगे कि जो रबर है वो क्या चीज है, ठीक है। अब हम कहते हैं रबड़ की। रबड़ को भी हम 2 श्रेणियों में बांटते हैं। एक होता है प्राकृतिक रबड़ और दूसरा होता है कृत्रिम रबड़। प्राकृतिक का मतलब प्रकृति प्रदत्त और कृत्रिम का मतलब मानव द्वारा निर्मित होता है, या प्रयोगशालाओं में जो लेबोरेटरी के अंदर या फिर हम मशीनों द्वारा जिसे हम बनाते हैं वो कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल होता है। तो रबड़ को भी हम फिर क्या करते हैं, 2 श्रेणियों में बांटते हैं। एक तो होती है प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। तो चलिए हम प्राकृतिक रबड़ के बारे में बात करेंगे। प्राकृतिक रबड़ जो हमें प्राप्त होता है ना, प्राकृतिक का मतलब हो गया जो पेड़ पौधों से प्राप्त हो, जंतुओं से प्राप्त हो, प्रकृति प्रदत्त हो। तो जो प्राकृतिक रबड़ हमें मिलता है वो एक पेड़ होता है, उस पेड़ से मिलता है ना। उस पेड़ का नाम है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, आप उसको याद रखना। उस पेड़ का नाम है हेविया ब्राजिलियसिस। उस पेड़ का नाम है हेविया ब्राजिलियसिस। उस पेड़ के अंदर एक पदार्थ निकलता है लेटेक्स, उसमें से एक पदार्थ निकलता है आइसोप्रेन, उससे रबड़ बनाया जाता है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि प्राकृतिक रबड़ जो है वो एक पेड़ से प्राप्त करते हैं। पेड़ का नाम है हेविया ब्राजिलियसिस। उसमें एक लेटेक्स नाम का पदार्थ मिलता है, उस लेटेक्स में से आइसोप्रीन निकाला जाता है और वहीं से फिर क्या है, रबड़ बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसमें जैसे आपसे पूछ लिया जाए
लेटेक्स में एक पदार्थ पाया जाता है, कौन सा? आइसोप्रीन पाया जाता है। ठीक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक क्या है? आइसोप्रीन का बहुलक रबड़ है। तो इस प्रकार की चीजें भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। तो यहाँ जो आपको जो चीजें बताई जा रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें ही बताई जाती है। तो इसके बाद में एक चीज और देखिए कि जो हम रबड़ प्राप्त कर रहे हैं, अब तक हमने वीडियो में ये चीज पढ़ ली कि बहुलक क्या चीज है, बहुलक के प्रकार कौन कौन से हैं। उसके बाद में हमने ये जो रबड़ है प्राकृतिक बहुलक का एक भाग है, वो चीज हमने पढ़ ली कि रबड़ कहाँ से प्राप्त होता है। अब क्या होता है कि जो रबड़ हमने प्राप्त कर लिया, हम ये चाहेंगे कि जो रबड़ हमें मिला है वो कम घिसने वाला हो, क्योंकि दैनिक जीवन में हम उसका उपयोग करेंगे, है ना। तो रबड़ जो है उसका यूज जो हम करेंगे, हम ये चाहेंगे ना कि वो कम से कम घिसने वाला हो, वो मजबूत हो, कठोर भी होना चाहिए और वो प्रत्यास्थ भी हो, अधिक प्रत्यास्थ हो। अब प्रत्यास्थ का मतलब क्या है? प्रत्यास्थ का मतलब है कि रबड़ को अगर आप खींचो और खींच करके आप उसको छोड़ दो, वो वापस अपनी उसी पोजीशन में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। पदार्थ के ऐसे गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। तो रबड़ में भी ये गुण होना चाहिए कि रबड़ को हम खींचे, टूटना नहीं चाहिए, खींचे वो लंबा हो, छोड़ने के बाद में वापस उसी पोजीशन में चला जाए, ये प्रत्यास्थता कहलाती है। तो अधिक प्रत्यास्थ भी होना चाहिए। तो अब जो प्राकृतिक रूप से हमें रबड़ प्राप्त हुआ है, उस रबड़ के अंदर उसको मजबूत बनाने के लिए, कम घिसने वाला बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए, या फिर हम उसको अधिक प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसके अंदर सल्फर मिलाते हैं। ये सल्फर मिलाने की घटना जो है वल्किनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वल्किनीकरण कहलाती है। आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल लेक्चरर एग्जाम के अंदर फर्स्ट पेपर में एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि वल्किनीकरण क्या है। ठीक है ना। क्वेश्चन जो पूछा गया था वो इस प्रकार से पूछा गया था कि प्राकृतिक रबड़ के अंदर सल्फर मिलाने की घटना को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन थे, जिसमें एक ऑप्शन था वल्किनीकरण, ये सही आंसर था उसका। तो यहां से इस प्रकार की ये चीजें हमें पेपर में पूछी जा सकती है। तो ये तो हो गया हमारे पास प्राकृतिक रबड़ के बारे में। अब हम बात करते हैं कृत्रिम रबड़ की बात। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी मानव के हाथों द्वारा निर्मित, या तो हम उसको प्रयोगशालाओं में मानव द्वारा, मशीनों द्वारा उसको बनाया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? कृत्रिम रबड़ कहलाता है। कृत्रिम रबड़ के जो एग्जाम्पल हैं वो देखिए आप, क्लोरोप्रीन, स्टाइरीन, ब्यूना एस, ब्यूना एस, ब्यूना एन, इस प्रकार से, यानी क्लोरोप्रीन, स्टाइरीन, ब्यूना एस, ब्यूना एन, इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या हैं? कृत्रिम रबड़ के हैं। इसमें से जो महत्वपूर्ण है ना, ब्यूना एस और ब्यूना एन, इन पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। जैसे ब्यूना एस जो है ना, वो जो जूते बनाते हैं ना, जूते का नीचे का जो सोल होता है वो ब्यूना एस से बनाया जाता है। हील जो बनाई जाती है जूतों की वो ब्यूना एस से बनाई जाती है ना। उसके बाद में ब्यूना एन जो है, हमारे जो वाहन होते हैं, वाहन या फिर वायुयान ले हम, उनके अंदर ईंधन की सप्लाई होती है ना, पूरे इंजन में, पूरे इंजन में ईंधन की सप्लाई करने के लिए हम इस प्रकार के जो पाइप उपयोग करते हैं वो पाइप ब्यूना एन की बनी हुई होती है। तो ये महत्वपूर्ण हमारे पास कृत्रिम रबड़ के बारे में हमने पढ़ा। तो ये जो प्राकृतिक रबड़ है ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो बहुलक हैं ये बहुलक के ही भाग हैं। तो इस प्रकार से ये जो पेड़ का नाम जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। फिर आइसोप्रीन के बारे में भी आप जानकारी आपके नॉलेज में होनी चाहिए। फिर उसके बाद में वल्किनीकरण जो है वो हमें पता होना चाहिए। यानी ब्यूना एस और ब्यूना एन जो है ना, इनके जो उपयोग है ना, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण चीज है। तो इनको भी आप ध्यान से पढ़ें और इनको याद रखें। हम इसका दूसरा भाग पढ़ते हैं, संश्लेषित बहुलक यानी सिंथेटिक बहुलक। यह जो बहुलक होता है वो रासायनिक विधि द्वारा प्रयोगशाला में या किसी उद्योग में इसका निर्माण किया जाता है।
यह मानव निर्मित होता है। इसका मतलब ये कृत्रिम है, आर्टिफिशियल होता है। इसमें छोटे छोटे अणु होते हैं, वो मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। हमारे पास जो सिंथेटिक पॉलीमर्स जो है, संश्लेषित बहुलक जो है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कृत्रिम रेसे और दूसरा होता है इसमें प्लास्टिक। हम कृत्रिम रेसे के बारे में बात करेंगे तो जो कृत्रिम रेशा है उसके भी आगे भाग होते हैं, उसके भी कई उदाहरण होते हैं, जैसे नायलॉन 66 है, रेयॉन है, पॉलीएस्टर है। ये क्या है? कृत्रिम रेशे के भाग हैं। जो हमारे पास संश्लेषित बहुलक जो हैं उसके दो भाग होते हैं, एक तो कृत्रिम रेशा और दूसरा कहलाता है प्लास्टिक। जो कृत्रिम रेशे हैं उसके आगे भाग और होते हैं। तो इसका पहला भाग जो होता है वो नायलॉन 66 होता है। नायलॉन 66 जो होता है उसमें एडिपिक अम्ल होता है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन होता है। इनके संघनन से ये बनता है नायलॉन 66। किसके मिलने से बनता है? एक बार दोबारा सुनिए आप इस बात को कि एडिपिक अम्ल के अंदर 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। इसी प्रकार हेक्सामेथिलीन डाइएमीन जो होता है उसके अंदर भी 6 कार्बन होते हैं। इन दोनों का जब हम संघनन करवाते हैं तो नायलॉन बनता है। और ये 66 क्यों लगाया गया है? ये इसीलिए लगाया गया है कि इसके अंदर एडिपिक अम्ल जो होते हैं उसमें 6 कार्बन होते हैं, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के अंदर भी क्या होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। तो उनकी संख्या को शो करने के लिए इसके आगे हमने क्या लगा दिया? 66 लगा दिया। तो यह कहलाता है नायलॉन 66 कहलाता है। तो ये जो होता है इसका जो उपयोग किया जाता है वो गाड़ियों के गियर बनाने में, बेयरिंग में काम आता है, ये कपड़े बनाने के काम आता है। उसके बाद में प्लास्टिक के जो ब्रश होते हैं, पेंट करने वाले होते हैं, वो ब्रश होते हैं, वो काम में बनाए जाते हैं इसके। और फिर उसके बाद में जो पेंट करने वाले ब्रश होते हैं उनका प्रयोग करके ही बनाया जाता है। कपड़े बनाए जाते हैं, रेसे बनाए जाते हैं इसके द्वारा। और पैराशूट और पहाड़ियों पर जब हम चढ़ते हैं तो हम जो रस्सियों का प्रयोग करते हैं, मजबूत रस्सियां जो होती है, उन रस्सियों का जो निर्माण किया जाता है वो नायलॉन 66 के द्वारा ही किया जाता है। तो साथियों, ये जो उपयोग है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये जो जितने भी हम यहाँ रेसे पढ़ेंगे या जितने भी हम यहाँ बहुलक पढ़ेंगे, इन बहुलक के ऊपर पेपर में कहीं ना कहीं हमको इनके उपयोग पर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसीलिए जितने भी आपको ये क्वेश्चन और इसके अंदर इसके जो उपयोग बताए जाते हैं, इन उपयोगों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखें। तो पैराशूट और के अंदर जो रस्सियां होती है, पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए जो रस्सियों का प्रयोग करते हैं, कपड़े बनाते हैं, रेसे बनाने में काम आता है। फिर उसके बाद में जो टूथब्रश हम यूज करते हैं डेली, उसके आगे के जो भाग होता है उसका निर्माण नायलॉन 66 से होता है। पेंट करने वाले जो ब्रश होते हैं वो भी नायलॉन 66 के बने होते हैं। गाड़ियों के गियर हैं, बियरिंग में हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके जो उपयोग हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें इनको याद रखना पड़ेगा। तो ये तो था हमारा पहला कृत्रिम रेशा। इसके बाद में हमारे पास है दूसरा कृत्रिम रेशा जो संश्लेषित बहुलक है। इसका जो निर्माण किया जाता है रेयॉन का, ये सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। सेलुलोज को क्या करते हैं हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ इसको भिगो करके, किसके साथ? सेलुलोज को NaOH का मतलब क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें भिगोकर उसको क्या करते हैं कि कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डालते हैं और उससे प्राप्त जो पदार्थ हमें मिलता है उसको हम तनु H2SO4 के अंदर रख देते हैं। तो इस प्रकार हमें जो रेशे प्राप्त होते हैं वो चमकीले रेशे मिलते हैं, जिसे हम रेयॉन कहते हैं। इसके बनाने की प्रक्रिया को एक बार फिर आप समझ लीजिए। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? सेलुलोज से प्राप्त होते हैं। और सेलुलोज को हम क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको भिगो देते हैं। फिर उसको क्या करते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ उसको हम उसके अंदर डाल देते हैं। फिर तनु H2SO4 के अंदर डाल करके कुछ समय के लिए इसको रख देते हैं। तो उसके बाद में
हमें जो प्राप्त होता है वो चमकीला रेशा मिलता है, वह रेशा रेयॉन कहलाता है। अब ये जो रेयॉन है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कपड़े उद्योग में, कपड़े बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण उपयोग ये है। जितने भी प्रकार के हम जेंट्स के कपड़े हैं, लेडीज के कपड़े हैं, उनको बनाने में रेयॉन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में यदि रेयॉन को हम कपास के साथ मिला दें, कॉटन के साथ मिलाएं, रेयॉन को, जो हमने रेयॉन को प्राप्त करने की जो विधि पढ़ी है उसमें रेयॉन को अगर हम कॉटन के साथ मिला दें तो मिलाने से जो पर्दे हैं, बेडशीट हैं, वो बनाई जाती है मिला करके। तो रेयॉन को कॉटन के साथ मिलाने से जो हम पदार्थ प्राप्त करेंगे उससे हम क्या करेंगे? पर्दे बना सकते हैं, खिड़कियों के, गेट के, है ना, अलमारियों के हम पर्दे बना सकते हैं और बेडशीट बनाने के इसका प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद में यदि हम रेयॉन को ऊन के साथ मिलाते हैं, रेयॉन को किसके साथ मिला दें? ऊन के साथ मिला दें, तो उससे हम दरियां बना सकते हैं। मजबूत दरियां होती है, लंबे समय तक चलती है। तो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि जो हमारे पास कृत्रिम रेशे हम पढ़ रहे हैं, इनके जो उपयोग हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इनके उपयोग पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसी प्रकार इसका कृत्रिम रेशे का जो तीसरा भाग है वो कहलाता है पॉलीएस्टर। क्या कहलाता है? पॉलीएस्टर। ये क्या कहलाता है? ये एक संश्लेषित रेशों का एक समूह है। इसमें कई सारे रेशे हैं, कई सारे इसके अंदर संश्लेषित बहुलक होते हैं, इसके अंदर रेशे बने हुए होते हैं। ये कोई एक अकेला नाम नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे भाग बने हुए होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलीएस्टर क्या होता है? ये एक संश्लेषित रेशों का एक समूह है, एक वर्ग है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इसका जो भाग है वो है टेरिलीन होता है। सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है इसका? पॉलीएस्टर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? टेरिलीन है। टेरिलीन जो होता है ना, एक हल्का प्लास्टिक होता है अपने आप में, तो इसके नाव बनाने के काम आता है ये, है ना। किसके काम आता है? नाव बनाने में। नाव जो होती है वो हल्की होनी चाहिए, और दूसरा ये जो है लंबे समय तक पानी के अंदर रहती है, तो पानी से खराब भी नहीं होना चाहिए। तो इस दृष्टि से ये टेरिलीन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये जो पॉलीएस्टर है इसको हम कॉटन के साथ मिलाते तो टेरिकोट बनता है। क्या बनता है? टेरिकोट बनता है। पॉलीएस्टर को कॉटन के साथ मिला दें, टेरिकोट प्राप्त होता है। और उसी प्रकार पॉलीएस्टर को ऊन के साथ मिलाते तो क्या बनता है? टेरीवूल बनता है। तो ये चीजें देखो ध्यान में रखने के लिए है। आपको पेपर में इससे संबंधित कोई ना कोई चीज जरूर पूछी जा सकती है। इसी प्रकार टेरिलीन के बाद में जो पॉलीएस्टर है, महत्वपूर्ण पॉलीएस्टर जो है वो पीईटी है। पीईटी होता है। ये जो पीईटी जो रेशा होता है ये प्लास्टिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, या फिर हम ऐसे कह दें कि इसे रेशे व प्लास्टिक के रूप में बनाया जाता है। ये बहुत ही हल्का प्लास्टिक होता है, और रसोई घरों में जो हम बर्तनों के रूप में जो बोतल होती है उसका हम उपयोग में लेते हैं, प्लास्टिक की जो बोतल होती है, या फिर रसोई घर में जो हम सामान है, खाद्य पदार्थ जो हैं उसको हम रखने के लिए जो जार का प्रयोग करते हैं, जो हल्के प्लास्टिक के बने होते हैं, वो पीईटी के बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास ये जो महत्वपूर्ण कृत्रिम रेशे हैं, कृत्रिम रेशे के तौर पर हमने नायलॉन 66 पढ़ा, रेयॉन पढ़ा, फिर उसके बाद में हम पॉलीएस्टर की बात कर रहे हैं। पॉलीएस्टर में हम टेरिलीन को पढ़ा, पीईटी को पढ़ा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। इनमें पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनके जो बनाने की विधि में पूछा जा सकता है, या फिर इसके जो उपयोग हैं उस पर आधारित कोई ना कोई क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।